साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल ग्रेड माइंड क्लासेस में, अपने परिवार ग्रेड माइंड क्लासेस में। और आज आप इस क्लास में पढ़ने वाले हैं जो अक्षांश और देशांतर के बारे में। अक्षांश और देशांतर के बारे में आज पढ़ने वाले हैं, और हो सकता है इसको 3 क्लासें लग जाए या 2 क्लासें में कंप्लीट कर ही देंगे। संभवतः पूरा प्रयास है, और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत होंगे। सही में यकीन मानिए, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनने की संभावना रहेगी। ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज अक्षांश और देशांतर को पढ़ेंगे, और इस क्लास की जो पीडीएफ है जो पीछे लगी हुई है ग्रेड माइंड क्लासेस की और ज्योग्राफी की, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़े हुए, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और आप यही बिल्कुल सेम जो पढ़ा रहे हैं ये पढ़ सकते हैं, बहुत आराम से पढ़ने वाले हैं। यकीन करिए, अगर आप लास्ट तक बने रहते हैं वीडियो में, तो आप ये कहेंगे हाँ कुछ पढ़ने को मिला है। अगर अक्षांश देशांतर होता क्या है, इसके ज़्यादा कुछ बेहतर पढ़ाने वाले हैं आपको। चलिए मेरी भाई शुरू करते बिना टाइम गवाए, स्टार्ट करते हैं। चलो ओके, इधर आ जाओ। पेज नंबर 183 पर आएंगे तो आपको आज वाला चैप्टर लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ने को मिलेगा। लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पढ़ने को मिलेगा। और इसमें कहे तो अक्षांश और देशांतर होता क्या है। अक्षांश और देशांतर वो चीज़ है, कहे तो ये एक ग्लोब को अगर पृथ्वी मान लें, अगर हम पृथ्वी का 3D इमेज देखें, तो 3D इमेज को इमेजिन करें तो आप कहेंगे इस 3D इमेज पर कुछ लाइन खींची होती हैं। लाइन किस प्रकार से होती हैं, तो आपने देखा होगा अभी वर्तमान में सीजन चल रही है खरबूजा की। किसकी चल रही है? खरबूजा की सीजन चल रही है। और खरबूजा की सीजन कुछ इस प्रकार से है, देखो ऐसा खरबूजा आ रहा है। खरबूजा कुछ इस प्रकार से हरा बड़ा मीठा निकल रहा है, और उसी प्रकार हम कंपेयर ये करने वाले, जो ये आपको रेखाएं दिख रही है, ये देशांतर रेखाएं होती हैं। देशांतर कहें तो आप खरबूजा में देखेंगे तो लाइनें होती ऊपर इकट्ठी मिल जाती जाके, और नीचे की तरफ फैलती हैं। तो आप कहोगे फैलती कहाँ पर जाते हैं, जैसे ऊपर इकट्ठी, नीचे फैलेंगे जाके जब बीच भाग पे पहुँचती हैं, और नीचे जाके फिर सिकुड़ जाती हैं। ऐसा कुछ होता है, ऐसे ही होती है लाइनें। तो कहें तो हमारा अगर ये पृथ्वी है, और पृथ्वी पे हमारी ये देशांतर रेखाएं ऐसे करके, ऐसे देशांतर रेखाएं हैं जो खड़ी खड़ी हैं, ऊर्ध्वाधर है, वही देशांतर रेखाएं हैं। और ये काल्पनिक रेखाएं खींची क्यों हुई? मैंने कहा नहीं खींचते तो काम नहीं चलता क्या? चल जाता भाई। मैं अगर इन लाइनों का नाम दिया गया कि 1 डिग्री लाइन, 2 डिग्री लाइन, 3 डिग्री लाइन, अगर मान लिया कि हम इस लोकेशन को पता करना चाह रहे हैं, मैंने कहा इधर की तरफ है ईस्ट और इधर की तरफ है वेस्ट, तो उसमें कहेगा 5 डिग्री पूरब में चले जाओ, वहीं पे भारत है। 5 डिग्री पूरब वाली रेखा पे चले जाओ। हम किसी लोकेशन को परफेक्ट अगर देखना चाहते हैं तो इसके लिए इमेजरी लाइन खींची गई, इन्हीं का नाम रखा गया अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं। कहे तो ये वाली ऐसी ही नहीं, कुछ खड़ी तो कुछ पड़ी लकीरें खींची गई, कुछ खड़ी तो कुछ पड़ी लकीरें खींची गई। अक्षांश देशांतर ये काल्पनिक रेखाएं हैं, ग्लोब पर खींचा गया इनको। और मैंने कहा कुछ रेखाएं आपको ऐसी दिख रही हैं, देखो क्या समझ पा रहे हैं, इमेजिन कर पा रहे हो? कुछ गोल गोल चक्कर सर्किल टाइप के खींचे गए हैं। जो सर्किल टाइप की अक्षांश रेखाएं हैं, इनको अक्षांश रेखा कहा जाता है, इंग्लिश में कहते हैं लैटिट्यूड। आप इंग्लिश के चक्कर में ना पढ़े, हिंदी वाले को भी पढ़ ले, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अक्षांश और देशांतर। अक्षांश कहें तो आपको जो गोल गोल दिख रही है अक्षांश रेखाएं हैं, और जो हमारी सर्किल के रूप में ये हमारी जो खड़ी खड़ी है ऊर्ध्वाधर है, वो देशांतर रेखाएं। अच्छा, और इसको अगर हम मैप पे देखना चाहें तो मैप पे देखें क्या, ऐसे समझ में आ गया तुम्हें? क्या ग्लोब दिखाएं तुम्हें? ग्लोब दिखा के क्या दिखा लेंगे? यानी गोल गोल होती है लाइनें अक्षांश हैं, और खड़ी खड़ी है वो देशांतर है। बड़ी अच्छी चीजें समझ रहे हैं। और सबसे पहली हेडिंग पड़ गई है लैटिट्यूड लाइंस, अक्षांश रेखा। किसे कहते हैं अक्षांश रेखा? तो
तो आप कहेंगे बेटा अक्षांश रेखा हम उसे कहते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं मेरे भाई। अक्षांश रेखा क्षैतिज रेखा होती है पहली बात। अक्षांश रेखाएं कहने का मतलब अगर ये हमारा ग्लोब है और ऐसी ऐसी जो खींची गई है लाइन, ऐसी ऐसी जो लाइन खींची गई है, ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखाएं हैं और इन्हीं को अक्षांश रेखाएं कहा गया। अक्षांश कोई नई बला नहीं है, ये कोई नया भूत नहीं है। अक्षांश पक्षांश ये सब लाइनें हैं, लाइनों के नाम हैं। तो मैंने कहा जो आपको पड़ी पड़ी लकीरें दिख रही हैं, जो आपकी क्षैतिज रेखा है, यही अक्षांश रेखाएं होती है। इनकी संख्या कितनी है वो बात बाद में करेंगे। बड़े ध्यान से देखना, ये पूर्ण व्रत होती हैं। मैंने कहा मतलब ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा सर्किल पीछे तक जाएगा घूम के। कहने का मतलब जो अभी बनाया था ऐसे करके, मैंने यहाँ से हमने क्या दिखा दी थी, देशांतर रेखाएं दिखा दी थी, याद हो, यही किया था मैंने। यहाँ से हमने देशांतर रेखाएं दिखा दी थी, देशांतर रेखाएं। अगर हम क्षैतिज रेखाएं दिखाएं तो हम अक्षांश रेखाएं ऐसी बनेगी, ये पूरा सर्किल, अगला बड़ा सर्किल, अगला बड़ा सर्किल और अगला बड़ा सर्किल। और आप कहेंगे सबसे बड़ा सर्किल कहाँ पे आएगा, जो बीच में होगा ना वो सबसे बड़ा वाला सर्किल होगा। इसको कहते हैं 0 डिग्री अक्षांश। अभी बताएंगे अच्छे से। मैंने कहा खड़ी खड़ी लकीरें खींच रही हैं, खड़ी खड़ी लकीरें खींच रही हैं। खरबूजा की जो लाइनें होती है वही खड़ी लकीरें देशांतर रेखाएं। समझ पा रहे हो? आगे आ जाओ बेटा। ये लिखा दो रेखाओं के बीच हमेशा समान दूरी होती है। ये कहना चाह रहा है कि इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस होगी ना, इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच का जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये गैप समान होगा। अगर 5 मीटर तो 5 मीटर, 5 मीटर नहीं होता तो ज़्यादा आगे पढ़ाएंगे अभी। मैंने कहा ये सर्किल जितनी दूरी पे पहला होगा उतनी दूसरी, तीसरी, चौथी, ये सर्किल बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। ये कहना चाह रहा है, समझ रहे मेरी बात को? ये सर्किल बराबर बराबर दूरी पर होते हैं। ये सर्किल नहीं है, ये हमारी क्षैतिज रेखाएं हैं। क्षैतिज कोई तो हम अक्षांश रेखाएं बोल रहे हैं। क्या समझ पा रहे सभी लोग? ओके, इधर आ जाओ। हम अगर बात करें तो इनकी अक्षांश रेखाएं खींची गई तो ये बोला गया कि जो बीच वाली लाइन होगी पृथ्वी के, उसको 0 डिग्री अक्षांश। इसके ऊपर बढ़ेंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, 6 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री। क्या कहते हो? मैंने कहा 0 डिग्री, ऊपर एक नेक बढ़ा दो तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 23 डिग्री, फिर 66 डिग्री, फिर 90 डिग्री पे पॉइंट है सर्किल। सर्किल नहीं है, मतलब बिल्कुल पिंदी सी है, यहाँ से 90 डिग्री बनना होगा एंगल। ठीक है। अब बोले इसको कहा जाता है 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ऊपर की तरफ बढ़ोगे तो 90 डिग्री, 23 डिग्री, 5 डिग्री, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलेंगे साथ में, एक नया वर्ड जोड़ दिया उत्तरी अक्षांश। और 0 डिग्री से नीचे बढ़ेंगे तो 1 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 2 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 90 डिग्री। बोलो ना, अब तो लंच भी कर चुके हो। 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जो नीचे पैदी पे पॉइंट है ना, ये सर्किल नहीं है, एक पॉइंट है। पॉइंट है, ये 90 डिग्री बना रहा है यहाँ से, इसलिए 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। बोले 1 डिग्री पर एक लाइन खींची जा रही है, 1 डिग्री पर एक लाइन। तो आप कहोगे सर जी ये बताओ ना, इस पे 1 डिग्री पे एक लाइन, तो मैंने कहा 0 डिग्री वाली भी तो एक लाइन है। 1 डिग्री वाली एक लाइन, 2 डिग्री, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 90। कहाँ लो 90, फिर नीचे 1, 2, 3, 4, 90। सही है, बीच वाले खा गए। अब हम खुद बात करें कुल अक्षांश रेखाएं कितनी होती हैं, तो आप कहोगे 90 तो ये ऊपर की रेखाएं और 90 नीचे वाली रेखाएं और 1 0 डिग्री वाली। कुल अक्षांश कितने हैं? 181। अक्षांश रेखाएं मत बोल देना, अक्षांश रेखाएं मत बोल देना, ये अक्षांश हैं। क्या हैं? ये अक्षांश हैं। ये अक्षांश हमारे कितने हैं? 181। अगर अक्षांश रेखा की बात करोगे ना तो ये वाला अक्षांश नहीं गिना जाएगा, ये वाला अक्षांश। अगर अक्षांश रेखा की बात करोगे, ये रेखा है नहीं, पॉइंट है, ये ऊपर वाले नीचे वाले, तो 181 माइनस का 2 कौन से वाले? पोल्सवी ध्रुव वाले। तो हम अगर अक्षांश रेखाओं की बात करेंगे तो आंसर 179 अक्षांश रेखाएं हैं। क्या बात समझ में आ रही है? कि हमारी कुल अक्षांश की बात करोगे तो मैंने काटा है यहाँ पर रेखा, आप भी मत लिख लेना इसको, ये कटा है। कुल अक्षांश 90 + 90 180 + 0 डिग्री वाली लाइन, तो ये 181। लेकिन 2 हटा देंगे, अगर रेखा जोड़ दोगे अक्षांश रेखा बेटा, तो 2 हट जाएंगी, ऊपर वाली और नीचे वाला जो पॉइंट है, तो ये हमारी बच जाएंगी कितनी? 179।
तो दोनों क्वेश्चन में फर्क समझ गए हो कि अक्षांश रेखाएं पूछेगा तो 179 उत्तर देंगे और अक्षांश पूछेगा तो कितना आंसर देंगे, 181 आंसर देंगे। आगे देखो, आगे हम बात करें 1 डिग्री अक्षांश के बीच में, 1 डिग्री अक्षांश के बीच में कितने किलोमीटर का गैप होता है। तो आप बेटा ये कहोगे 0 डिग्री मान लिया, ये खींच दिया। अगर 1 डिग्री तुम ये खींच रहे हो मान लिया, तो ये वाला जो गैप है ना, ये वाला होगा बेटा 100 कितने किलोमीटर, 111 यानी 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर का गैप होता है एक दूसरे के बीच में, प्रत्येक अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर का गैप होता है और इसी को कहा जाता है कटिबंध। क्या कहा जाता है, ये वाला एरिया कटिबंध कहलाएगा। मान लिया 1 डिग्री के बीच का जो एरिया पड़ा है ना, ये तुम कह रहे हो 111 किलोमीटर नहीं, एक कटिबंध है, दूसरा कटिबंध, तीसरा कटिबंध, बीच वाला दूरी, समझ रहे हो। अक्षांश रेखाएं कितनी है, 181 79। अच्छा, प्रत्येक अक्षांश के बीच की दूरी, इसको क्या कहा जाता है, भोर का तारा, सांझ का तारा है। अच्छा, अब हम बात करेंगे जो आपने अक्षांश रेखाएं पढ़ी है, इनमें से मेजर वाली मुख्य मुख्य कौन सी हैं। क्या हम 181 के 181 पढ़ते चले जाएं, हम तो 2-4 पढ़ेंगे बस, उन्हीं से क्वेश्चन बनेगा तुम्हारा। कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, और ज्यादा करोगे तो पोल्स पढ़ लेंगे, खत्म। इतने सही क्वेश्चन बने हैं और इतने सही तुम्हें पढ़ाने वाले हैं। देखो भैया, हमने कहा मेजर लैटिट्यूड, मुख्य अक्षांश, यहाँ पे हिंदी में नहीं लिखा, अगर कोई बच्चा नोट्स बना रहा है तो उसको लिखना मुख्य अक्षांश, मुख्य मतलब प्रमुख इंपोर्टेंट अक्षांश, ये लिख देना। इसमें सबसे पहले आता है भूमध्य। भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, दूसरा नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा। बेटा अगर ये हमारा ग्लोब है, पृथ्वी है, तो बीच वाली रेखा जो 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह लो। इसका भूमध्य रेखा नाम है, इसी का विषुवत रेखा नाम है, इसी का नाम इंग्लिश में इक्वेटर होता है। भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या बात समझ पा रहे हो, एक ही आदमी है क्या ये, हाँ एक ही आदमी है। 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इक्वेटर, एक ही बात है। अच्छा, ये लिखा है ग्रेट सर्किल। इसको ग्रेट सर्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊपर वाला सर्किल छोटा होगा और बड़ा और बड़ा, और यहाँ पर सबसे, क्योंकि बीच में खरबूजा सबसे बड़ा होता है, ऐसे करके, सही है। तो हम कह रहे हैं कि इस वाले सर्किल को जो 0 डिग्री अक्षांश है, ये तो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर है बेटा, इसको हम दूसरा नाम ग्रेट सर्किल और कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट सर्किल। ग्रेट सर्किल क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी रेडियस सबसे, क्योंकि इसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा है। बात समझ पा रहे हो, इसकी त्रिज्या सबसे ज्यादा है। इस रेखा पर सूर्य 2 बार लंबवत होता है प्रतिवर्ष, मतलब एक साल में सूर्य 2 बार इस पर लंबवत रहेगा। किस पे, 0 डिग्री अक्षांश रेखा पे, भूमध्य रेखा पे कह लो, विषुवत रेखा पे, इक्वेटर पे बोल लो, ठीक है योगेशु। आगे आ जाओ, आगे हम बात करेंगे, ये लिखा हुआ इसी बात को इंग्लिश में सन परपेंडिकुलर 2 टाइम्स पर ईयर, एक साल में 2 बार लंबवत होता है इस पर सूर्य। अच्छा, इस कंडीशन को इक्विनोक्स कहा जाता है। इक्विनोक्स हिंदी में बेशुभ, बेशुभ। जब सूर्य 0 डिग्री अक्षांश रेखा पर लंबवत होता है तो उस कंडीशन को इक्विनोक्स या कहा जाता है विषुव। क्या बात समझ पाए हो, कहने का मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है, और ये कर्क रेखा है, और ये वाली मकर रेखा पढ़ाएंगे आगे, तो मेरे भाई सूर्य ऐसे चमकता है। तो आप ये कहोगे सर जी ये बताओ, आपने जो सूर्य की पोजीशन बताई है, ऐसे करके चलता है और ऐसे करके चलता है, तो भूमध्य रेखा ये वाली एक बार यहाँ पर सीधा हो गया है, फिर आगे तिरछी पड़ने लगी प्रिंसिपल, फिर एक बार फिर भूमध्य रेखा को काटा, फिर एक बार लंबवत होगा, तो 2 बार होता है लंबवत। किस पर, भूमध्य रेखा पर। जब भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है उसको इक्विनोक्स कहते हैं। इक्वी कहे तो बेसो, एक पॉइंट गैदर करके चलना। हमने कहा जो अक्षांश के बीच की दूरी होती है इसको कटिबंध कहा जाता है, और 1 डिग्री की दूरी 111 किलोमीटर की होती है, ठीक है। कुल अक्षांश रेखाएं हमारी बेटा 179 है और कुल अक्षांश 181 है। बात समझ में आ रही है रुकमंगल, ओके वेरी गुड।
आगे लिखा हुआ है इस कंडीशन को इक्विनॉक्स कहते हैं, और इक्विनॉक्स वाले जिस दिन सूर्य इस पर लंबा चमक रहा होता है उस दिन 12 घंटे का और रात 12 घंटे, कहने का मतलब दिन और रात बराबर होते भैया, दिन और रात बराबर होते हैं जब हमारी इक्विनॉक्स वाली कंडीशन। इक्विनॉक्स कब होता है? जब सूर्य लंबवत होता है भूमध्य रेखा पर। बात समझ में आई? हमारी कोशिश ये है कि लिखाना ना पड़े और आप ऐसे समझ जाओ। एक बच्चा वो ज़्यादा समझ रहा होगा, हम आज फिर कहेंगे, जो बच्चा घर पे जाके इनके नोट्स बना रहा होगा वो सच में ज़्यादा होगा। अगर आप चाहते हो कि सर हम नोट्स नहीं बना रहे और हम उस बच्चे के बराबर होना चाहते हैं जो लिख के आता घर से, तो तुम उससे 2 बार ज़्यादा रिवीजन मार देना, तुम बराबर में मिलोगे फ्लैट। एक बच्चा ये नोट्स पढ़ के जाए और फिर बनाए तो 2 बार में जो काम होगा ना उसका, वो आपको कम से कम 4 बार करना पड़ेगा। ये हम पढ़ा रहे, घर पे जाके 3 बार रिवीजन मारोगे तब उस बच्चे को जो लिखेगा ना वो एक एक शब्द लिखेगा, उसको पता चलेगा इसका मीनिंग क्या है, वो अच्छे समझ पा रहा होगा। और तुम पढ़ रहे होगे ऐसे ही, तो थोड़ा सा अंतर है। जो लोग नोट्स नहीं बना रहे वो प्लीज़ घर पे जाके रिवीजन अच्छे से मारे इसके कायदे से। आगे आ जाओ। अब तुम कहोगे ये इक्विनॉक्स वाली कंडीशन किस किस तारीख को आती है? तो एक आती है बेटा 21 मार्च को और एक आती है 23। अरे भाई 21 मार्च को आती है, इसको बसंत विषुव कहते हैं, और 23 सितंबर को आती है उसको शरद विषुव कहते हैं। शरद का मतलब सर्दियां शुरू होने वाली होती हैं, बसंत का मतलब सर्दी होती है ना। ये तारीख कौन सी है नोट कर लो। ये क्वेश्चन पूछा जाता है किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं? 21 सितंबर और 23, 21 मार्च और 23। 21 और 23 याद कर लोगे ना, मार्च और सितंबर और याद कर लो। ये वो तारीखें हैं जब भूमध्य रेखा पर दिन और रात बराबर होते हैं। क्या हम भूमध्य रेखा पे रहते हैं? हम भूमध्य रेखा से ऊपर रहते हैं उत्तरी गोलार्ध में। हमारा कौन सा गोलार्ध है? उत्तरी गोलार्ध है। 23.5 डिग्री पे हमारा भारत है। आगे आ जाओ। हम बात करेंगे जो दिन और रात बराबरी कंडीशन आती है इक्विनॉक्स की। एक आती है 21 मार्च को, इसको इंग्लिश में कहा जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स, कहे तो बसंत विषुव, और एक होता हमारा 23 सितंबर को ऑटोमन इक्विनॉक्स, कहे तो शरद विषुव कहा जाता है। एकदम क्लियर? डनाडन? बहुत बढ़िया। आगे आ जाओ। ये बोल रहा है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? ये वाले प्रश्न का आंसर जब आपको कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा पढ़ा दें उसके बाद करना इसका आंसर। ये मैंने लिख दिया था, डाउट हमारा था, लिख गया था बाई चांस यहाँ पे, बाद में इसका आंसर करेंगे। आगे देखो, हम बात करने वाले हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इसको हिंदी में कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है बेटा? कर्क रेखा कहा जाता है। इसमें हिंदी में लिखा है, जिन बच्चों के पास नोट्स प्रिंटेड फॉर्म में है वो लोग यहाँ पे कर्क रेखा लिख लेंगे। और ध्यान देना, जो हमारा कर्क रेखा होती है ये हमारा पृथ्वी है, ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री से चलते चलते अगर हम 23.5 डिग्री पहुंच जाए, कितने पे? 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में अगर पहुंच जाए तो जो हमारी पोजीशन होगी, ये हमारी रेखा जो पड़ेगी उसका नाम रख दिया कर्क रेखा। और हमारा भारत से जो गुजरने वाली रेखा है उसका नाम ही कर्क रेखा है। भारत से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भाई। अगर आप इस वाले मैप पे ध्यान दो, जो आपके सामने वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, इस वाले बेटा ध्यान देना, तो ये हमारा भारत है। भारत के यहाँ से जा रही है जहाँ पर हमारा पेन चल रहा है। देखो, ऑनलाइन वाले साथी अपने घर पे मैप रखा करो, उससे पढ़िए, है ना। थोड़ा खर्चा पानी करिए, ऐसे ही बिना खर्चे की पढ़ाई नहीं हो जाती है, खर्चा होता है। तो एक मैप ले लीजिए। ओके, आ जाओ। आगे बात करेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे ये हमारा बसा हुआ है भारत, और यहाँ से आती है कर्क रेखा, और नीचे है मकर रेखा। कौन सी वाली? 23.5 डिग्री साउथ, दक्षिणी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे ये मकर रेखा है, और ये वाली हमारी कर्क रेखा है, और ये वाली कौन सी है? भूमध्य रेखा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इतनी बातें अगर समझ में आ गई है तो हम टॉपिक ऑफ कैंसर की स्पेशल हेडिंग पढ़ चुकी है हमारी। और कहें तो इसमें क्या देखने को मिलेगा? इसमें पढ़ने को मिलेगा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है ना, ये कर्क रेखा कहा जाता है। और सूर्य लंबवत होता है कब? 21 कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है कब? 21 जून।
एक बात और समझनी पड़ेगी इसके साथ में, क्या? मैंने कहा ये हमारी पृथ्वी है, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा। सूर्य कैसे चमकता है? सूर्य चमकता मान लिया यहां से शुरू हुआ, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा और ये भूमध्य रेखा को कितनी बार काट गया? 2 बार। कर्क रेखा पर जब लंबवत पड़ेगा तब दिन और रात यहां पर बराबर होंगे। अच्छा, यही लिखा हुआ है सूर्य लंबवत होता है कर्क रेखा पर। ये तारीख है 21 जून, अपने मोबाइल में सेव कर लो। 21 जून को होता है योगा दिवस। इस दिन क्या बोला? इसको कहा जाता है कर्क संक्रांति। 21 जून को कर्क संक्रांति। अब तो मकर संक्रांति के चक्कर में मकर याद करे हो, ये कर्क संक्रांति कहां से आ गई मेरे भाई? उत्तरी गोलार्ध। ये क्या लिखा हुआ, एक बार थोड़ा सा इधर करते हैं। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे, जिस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में लंबवत होता है उस टाइम तिरछी किरणें पड़ रही होती दक्षिणी गोलार्ध में। तो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है, तो वहां पर सबसे छोटा दिन होता है। और कहें तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। अब दक्षिणी गोलार्ध पे आ जाओ बेटा। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, तो ये मकर रेखा है, इसी को 13.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। और इसको दूसरा नाम मकर रेखा कहते हैं, इंग्लिश में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न थोड़ी सी मतलब दुख की बात ये कह सकते हैं कि पेपर में कभी कभी कैप्रिकॉर्न की हिंदी लिखी आ जाती है। कैप्रिकॉर्न लिख के आ गया, मकर लिख के देता ही नहीं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये मकर रेखा है। ओके, आ गया। हाँ, सूर्य इस पर लंबवत कब होता है? तो मेरे भाई 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को लंबवत होता है। कब? 22 दिसंबर को किस गोलार्ध में? दक्षिणी गोलार्ध। दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को लंबवत होता है। और इस दिन मनाया जाता है क्या? मकर संक्रांति। मकर संक्रांति। और दक्षिणी गोलार्ध का ये सबसे, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है रोली? 21 और दक्षिणी गोलार्ध का 22 दिसंबर। और इक्विनॉक्स की कंडीशन कब कब बताई थी? 21 मार्च और 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य लंबवत होता है किस रेखा पर? भूमध्य रेखा पर, है ना? कोई नहीं, सही बैठे हैं। इधर आ जाओ, हम आगे बात करेंगे 66.5 डिग्री नॉर्थ। बेटा ये बताओ, अगर ये हमारा ग्लोब है, अगर ये ग्लोब है तो आप ये कहोगे ये वाला अगर हमारी भूमध्य रेखा है, ये वाली अगर भूमध्य रेखा है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ ये है और 23.5 डिग्री साउथ ये है। और इससे ऊपर अगर हम चले 66.5 डिग्री, तो मैंने कहा 66.5 डिग्री, इस रेखा का नाम कुछ रखा गया, दैट इज आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। और नीचे की तरफ एक और होगा 66.5 डिग्री साउथ, इसको क्या कहा जाएगा? अंटार्कटिक कहा जाएगा। आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त। आओ आगे थोड़े से। बिल्कुल आपने सही फरमाया, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ वाली है इसको आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री साउथ वाली है इसको अंटार्कटिक वृत्त कहा जाता है। और अब हम शुरू करने जा रहे हैं आपकी मकर रेखा पर स्थित है क्या? मकर रेखा बेटा, क्या नाम? सबसे पहले हम करेंगे मकर रेखा पर स्थित। और ये वाली लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है, इस पर स्थित देशों की लोकेशन पूछी जाती है कि बताओ मकर रेखा पर कौन सा देश पड़ेगा। तो 3 नहीं वाले होंगे, एक होगा। कहेगा मकर रेखा पर कौन सा देश नहीं होगा, तो 3 पढ़ रहे होंगे, एक नहीं पढ़ रहा होगा। तो आपको देश याद करने पड़ेंगे अब, और किस किस कॉन्टिनेंट से निकल रही होगी रेखा। तो इसको हम कराएंगे मैप वाइज। किसके वाइज? मैप वाइज कराएंगे। इससे पहले एक चीज और सीख लो, जो कर्क रेखा और मकर रेखा तो मैप वाइज कराना है। इससे पहले एक चीज आपको समझनी पड़ेगी। मेरे भाई इधर आ जाओ। यहां पर एक हेडिंग दिख रही होगी आपको। मैंने क्या बताया? भारत से कौन सी रेखा गुजरती? कर्क रेखा या मकर रेखा? अच्छा, कर्क रेखा पर कुछ राज्य काटती हुई जाती होगी, राज्य काटती हुई जाती होगी। कितने राज्य काटती है? 8। ये नाम कई बार पूछे गए हैं कि भारत के कौन से राज्य को कर्क रेखा काटती है।
कभी बोला कौन से राज्य को नहीं काटते, 3 काटने वाले लिख देगा, 1 नहीं काटने वाला लिख देगा। ऐसे करके क्वेश्चन कई बार सामने फेस करा है। आ जाओ, वो कौन कौन से राज्य हैं जिनको काटती है? एक तो मिजोरम है, एक त्रिपुरा है, एक पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ये लिखा है मित्र पर गमछा झार। ये ट्रिक लिखी हुई है, लेकिन कुछ बच्चों को ऐसे याद होता है भाई। वो शुरुआत गुजरात से मारते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अच्छा, और आगे बात करो मगर, अच्छा ये लिखा मगरमच्छ छपरा, यानी माँ से मध्य प्रदेश। अरे भाई ट्रिक से मत जाओ, ये ट्रिक तब स्टार्टिंग में लिखी थी। आपको हम गिनाने जा रही है, इधर आ जाओ, हम आपके सामने मैप लगाएंगे, उससे समझाएंगे। ये आपके राज्य दिख रहे बेटा, इन राज्यों को ध्यान से देखिए। ये गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अब हम लाइन खींचते हैं, क्या करें बेटा? लाइन खींचने जा रहे हैं बेटा, तो लाइन हमारी कुछ इस प्रकार खींचेगी कि आप देखते रह जाएंगे। देखो जी बिल्कुल ऐसे करके क्या, देखो सब कुछ उत्तर प्रदेश टच हो रहा है इसमें, और लेकिन ये सीधी जा रही रेखा हमारी जो हमने खींची है बेटा, रेड कलर से दिख रही है आपको। इसमें देखो हमने जो आपको 8 राज्य बताए बेटवा, वो 8 कवर हो रहे हैं। पहले नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 पे राजस्थान, नंबर 3 पर मध्य प्रदेश, नंबर 4 पर छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा, नंबर 8। क्या ये 8 ही राज्य जो कर्क रेखा से गुजरते हैं? इन राज्यों से ऊपर कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों के नाम आपको यूं ही याद होने चाहिए। गुजरात से शुरू करो, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और याद हो जाते हैं। वास्तव हमने एक बार तब याद किए थे, अब भी याद है, भूल नहीं पाते इन चीज़। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार याद होगी, अब भी नहीं भूलते हैं, कुछ चीज़ें देखनी पड़ती दोबारा। तो कर्क रेखा के मैंने स्थित राज्य बताए हैं आज आपको, लेकिन कर्क रेखा पर स्थित देश कल पढ़ाएंगे हम। अब मकर रेखा वाले कब पढ़ाएंगे? कल ही पढ़ाएंगे। तो ये क्लासें लगभग 2-3 होने वाली हैं, जिस पर हम अक्षांश और देशांतर को बड़ा कायदे साफ सुथरे तरीके से करने वाले, एकदम दिखा दिखा के एक देश इससे देखो जा रही है, ऐसे कर करने वाले। ओके, तो आज की क्लास को हम ये रखते हैं, अच्छा देशांतर की, इसको हम कल करेंगे इससे आगे।